आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल करोशन, धातु का क्षरण। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि मेटल करोशन या धातु का क्षरण किसे कहते हैं। ठीक, अब मेटल का करोशन या धातु का क्षरण तुम लोगों ने देखा तो जरूर होगा, जंग लगना। लोहे के ऊपर जंग तुमने देखा ही होगा। ठीक, क्या सिर्फ लोहे के ऊपर ही जंग लगता है, दूसरे धातुओं पे जंग नहीं लगता? क्या स्टील के ऊपर जंग लगना देखा है तुम लोगों ने? देखा ही होगा। एल्युमिनियम के ऊपर जंग लगता है, कॉपर के ऊपर जंग लगता है, सिल्वर के ऊपर जंग लगता है, ये सब तुमने देखा होगा। तो ये जो अलग अलग धातुओं के ऊपर जंग लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल करोशन। अभी मेटल करोशन हो किस लिए रहा है, कारण क्या है? धातु का क्षरण यानी धातु का क्षय, यानी धातु जो एक सॉलिड अवस्था में था वो धीरे 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 खत्म होता जाए। तो यही है तुम्हारा मेटल करोशन का आइडिया। तो मेटल करोशन हो क्यों रहा? जब भी किसी धातु को, जब भी किसी मेटल को हम लोग रखते हैं और वो धातु अगर वातावरण, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें, तुम्हें मालूम है क्या क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, फिर तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है, तुम्हारा H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन इवन सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्चर है, H2O यानी मॉइस्चर। ठीक, तो इन सभी गैसों के, इन जलीय वाष्प के संपर्क में, जलीय वाष्प के संपर्क में जब भी कोई धातु आता है, जब भी कोई धातु इन सभी के संपर्क में आता है, तब क्या होता है? धीरे धीरे उसमें क्षय होने लगता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक, उसका आकार बिगड़ जाता है, उसका रंग बदल जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? वो क्षय होने लगता है उसका। तो प्रकृति में, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सबसे इंपॉर्टेंट है जलवाष्प, वाटर वेपर, ठीक, या सिंपल बोला जाए तो वाटर, इनके संपर्क में जब भी कोई धातु आता है तब क्या होता है? उसमें क्षय होता है और उसी को बोला जाता है धातु का क्षरण, उसी को बोला जाता है धातु का क्षरण या मेटल करोशन। लेकिन अगर हम लोहे की बात करें, अगर हम आयरन, लोहे की बात करें, तब हम इस मेटल करोशन को एक नाम देते हैं, वो है रस्टिंग। उसे बोलते हैं रस्टिंग। और लोहे पे जो जंग लग रहा है, उस जंग को हम लोग बोलते हैं रस्ट। ठीक, तो ये कब होता है? आयरन के केस में, लोहे के केस में, आयरन के केस में करोशन को ही हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, और उस पे जो जंग लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। जो जंग लगता है उसे हम बोलते हैं रस्ट। अब एक उदाहरण देखो, मान लो मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक और टेस्ट ट्यूब है और एक और टेस्ट ट्यूब, तीन टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने एक लोहे की कील, लोहे का कील तो देखा ही होगा, आयरन नील, लोहे का कील रखा है और उसमें पानी डाल दिया। ठीक, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने लोहे का एक कील रखा है, उसमें पानी भी डाला है, ठीक, और उसके ऊपर क्या किया है? और उसके ऊपर तेल डाल दिया। यहाँ पे मैंने तेल डाला, तेल का कलर समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, ये, उसके ऊपर तेल का लेयर डाल दिया। ठीक, और तीसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आयरन का नील रखा है, इसमें पानी नहीं डाला है, इसमें जो है ड्राइंग एजेंट्स डाले। ड्राइंग एजेंट्स है जो भी मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ड्राइंग एजेंट डालें, जो भी मॉइस्चर होगा इसे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तब इन तीनों चित्रों को देखो, ए, बी और सी, और बोलो कि इन तीनों में से जंग, ये जो लोहे की कील है, किस पे जंग लगेगा? अपने पूर्व ज्ञान से, ठीक, प्रीवियस नॉलेज, तुमने अभी तक जंग लगना बहुत बार देखा होगा, और ये देख के बताओ कि इन तीनों में से किस में जंग लगेगा, ए में, बी में, किसी में। अगर तुम कह रहे हो कि ए में जंग लगेगा तो तुम लोग सही कह रहे हो,
अगर तुम कह रहे हो कि बी में जंग लगेगा तो क्या तुम सही कह रहे हो? तब तुम लोग गलत कह रहे हो। और अगर कहोगे कि सी में जंग लगेगा तो क्या होगा? तब भी वो गलत होगा। तो क्यों होगा? ध्यान से देखो, ए वाले में, ए वाला जो कील है, बीकर ए में जो कील है, ये पानी के संपर्क में भी है और ऑक्सीजन, यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में भी आ रहा है। ठीक, यानी इसको जंग लगने के लिए इसे पानी भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। दूसरा वाला जो कील है ये पानी के संपर्क में आ रहा है, लेकिन क्योंकि ऊपर तेल है तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ रहा है। हालांकि पानी के अंदर ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को भूल जाओ। ये ऑक्सीजन जो है, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन, इस कील के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो इसमें जंग नहीं लगेगी। तीसरा वाला जो कील है, हालांकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ड्राइंग एजेंट डाला हुआ है, यानी सारा मॉइस्चर तो यही ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं यानी पानी नहीं है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, पानी के संपर्क में नहीं है, तो इसमें भी जंग नहीं लगेगा। ठीक, तो ये वाला उदाहरण तुमने देखा ही होगा। घर में अगर कोई लोहे की वस्तु है तो उसे क्या होगा, अगर कपड़े में लपेट के ऐसी जगह रखो जहाँ पे थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है तो उसमें देखना जंग नहीं लगेगा। ये वाला भी देखा होगा, लोहे के उपकरण के ऊपर तेल लगा दिया जाता है, ठीक, ताकि उसमें जंग न लगे। तो जंग लगने के लिए, लोहे के ऊपर रस्ट पड़ने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? लोहे के केस में, आयरन के केस में जंग लगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वाटर H2O और एक ऑक्सीजन। ठीक, वाटर और ऑक्सीजन, यानी आयरन के केस में, लोहे के केस में जब भी लोहे के किसी वस्तु को जलवाष्प या वाटर एंड ऑक्सीजन, वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और जलवाष्प के जब भी संपर्क में आएगा तब भी उसका क्षय होगा, और उसी क्षय को हम लोग बोलते हैं जंग लगना या रस्टिंग, और उस क्षय को बोलते हैं रस्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। आयरन में, लोहे में किस प्रकार से रस्ट, जंग लगता है, उसका डिटेल में हम लोग प्रोसेस जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आता है। जानने से पहले परीक्षा में जो मेनली आता है, बहुत बार आता है 1 नंबर में, कि रस्ट यानी जंग का सूत्र क्या है, रस्ट या जंग का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हमेशा याद रखना, वो है Fe2O3.X XH2O। अब यहाँ पे X क्या है? X है वेरिएबल, एक चर राशि, यानी X की जगह 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी 1 मोल वाटर का या 2 मोल वाटर का, 3 मोल वाटर का, उस हिसाब से X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला उसका है Fe2O3.XH2O, जहाँ पे X क्या है, एक वेरिएबल है या एक चर है। देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे। ठीक, ये Fe2O3.XH2O कैसे उत्पन्न हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पे एक आयरन का टुकड़ा मैंने रखा है, Fe लोहा, और उसके ऊपर एक नीले रंग से वाटर का ड्रॉपलेट है, एक बूंद पानी है। तो ये जो रस्टिंग का प्रोसेस हम जानेंगे, इसमें हम 5 अलग अलग स्टेज पढ़ेंगे, 5 अलग अलग स्टेज पढ़ेंगे, और हर स्टेज में क्या होता है ध्यान से देखो। तो पहले स्टेज में देखो क्या होगा, स्टेज 1 में देखो क्या होगा। आयरन क्या है, मेटल है। मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा। मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने को, जब भी वो वाटर के संपर्क में आएगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन, आयरन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। आयरन जनरली 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो ये वो, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या घट रहा है, ऑक्सीडेशन घट रहा है कि रिडक्शन घट रहा है? सोचो, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब अगर तुम्हें याद हो, क्या कौन सा वाला, ऑयल एंड रिग, ये वाला हमने सीखा हुआ, ऑयल ऑक्सीडेशन, आई लूज, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आयरन का क्या हुआ, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी स्टेज 1 में क्या घटा है, आयरन का ऑक्सीकरण घटा है, या ऐसे हम लिख सकते हैं
आयरन यानी Fe ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2+, Fe2+ में ऑक्सीकृत हो गया। इसे हम लोग बोल सकते हैं आयरन टू आयंस। Fe2+ को हम लोग बोलते हैं आयरन 2 आयंस। ये 2 कहाँ से है? इसका क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है या बोलते हैं चार्ज 2 है, तो इसलिए आयरन 2+। यहाँ 3 होता है तो हम लिखते हैं, आप बोलते हैं आयरन 3+, या आयरन 3 आयंस। क्लियर? तो Fe आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण घटा, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक, यानी यहाँ पे जो आयरन जो थे, जब भी ये वाटर के संपर्क में आया तब देख आयरन जो होंगे तो उसने क्या किया? Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो 2+ आयन, 2+ जो आयन है वो यहाँ आ गए और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस में आ गए। क्लियर? समझ में? इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस में आ गए और Fe2+ आयन जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में चले गए। ये हुआ स्टेज 1। क्लियर? स्टेज 2 में देखो क्या होगा। इस वाटर ड्रॉपलेट के बाहर ऑक्सीजन है। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन आयरन, जैसे ही आयरन यहाँ से क्षय हुआ, आयरन का क्षय क्यों हुआ? क्योंकि आयरन डिकम्पोज हुआ। आयरन डिकम्पोज हुआ मतलब आयरन ने आयन बनाया, Fe2+ आयन निकला और 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस में आए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में आए, वो किस तरफ गए? इस ड्रॉपलेट के एज में, इस ड्रॉपलेट के एज तक गए, यहाँ तक। ठीक, चाहो तो बोला इस साइड में, चाहो तो बोला इस साइड में। यहाँ पे बनाने में सुविधा हो रही है, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आए, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो ये अगर एक एटम है, एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 2 आयरन के एटम क्या होंगे? 2 Fe2+ निकालेंगे, 2 Fe2+ निकालेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? यहाँ से एक और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी 4 क्यों किया है? अभी देखना, ये बैलेंस करने में हमें सुविधा होगी, इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन लेके सोच रहे हैं। यहाँ तो असंख्य आयन बन रहे हैं, ऐसे Fe2+ आयन यहाँ पे बन रहा है। हम सिर्फ 2 एटम्स के बारे में सोच रहे हैं, 2 आयरन एटम्स के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने Fe2+ आयन बनाया है। ठीक, तो एक रिएक्शन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 2 रिएक्शन से क्या 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हम उन 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो उत्पन्न क्या होगा? देखो, ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए ये रिएक्ट करेंगे और उत्पन्न करेंगे, क्या बनाएंगे? 4 हाइड्रोक्साइड आयन। 4 हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे। ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड यानी एक्वस बोल सकते हैं इसे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्वस। क्लियर? गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड है और ये एक्वस स्टेट में। ठीक, तो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ। कौन सा इलेक्ट्रॉन? यहीं से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, एक आयरन एटम के से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो 2 से 2 आयरन एटम से 4 निकलेंगे, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करके क्या उत्पन्न कर रहे हैं? 4 हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऑक्सीजन क्या हुआ है? इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कहते हैं हम लोग रिडक्शन यानी अवकरण। यानी ऑक्सीजन जो है वो अवकृत हो गया, ऑक्सीजन जो है वो अवकृत हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन is reduced to hydroxide. Oxygen is reduced to hydroxide ions. Clear? स्टेज 1 और स्टेज 2 समझ गए? अब स्टेज 1 स्टेज 2 में एक इंटरेस्टिंग सा बात है, ध्यान दो कि ये जो आयरन है, ये जो आयरन जब जैसे ही इसने अपना आयरन एटम से आयन बनाया, आयरन 2 आयन बनाया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? क्षय हुआ, यहाँ पे एक क्षय हुआ। ठीक,
और इस क्षय वाले इलाके में से क्या हुआ, Fe2 आयन बाहर आया और इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस में है। अब जरा ध्यान से देखो या ध्यान से सोचो, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, विद्युत विच्छेदन पढ़ा था, तब हमने देखा था एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड। एनोड में क्या होता था, एनोड हमेशा डोनेट करता था, एनोड हमेशा देता था। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एनोड हमेशा देता था, एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता था। तो यहाँ देखो, इस वाले जगह पे, इस वाली सरफेस पे ध्यान दो, इस वाली सरफेस से जहाँ से आयरन निकला है, आयरन के आयन निकले हैं, वहाँ क्या हुआ है, वो वाला सरफेस किस रूप में बिहेव कर रहा है, वो वाला सरफेस एनोड के रूप में बिहेव कर रहा है, यानी ये वाला सरफेस एनोड के रूप में बिहेव कर रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, आयन बाहर आ रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, होने वाला रिएक्शन। क्लियर। Fe का जो Fe2+ और 2E- में टूटना है, इसको हम बोल सकते हैं एनोड में होने वाला रिएक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, कैथोड क्या करता है, अगर एनोड देता है तो कैथोड हमेशा क्या करता था, लेता था। तो कहाँ पे ले रहा है, ठीक यहाँ वाटर ड्रॉपलेट के एज में, जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट खत्म हो रहा है, यहाँ बोलो या यहाँ बोलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा हो रहा है, यानी यहाँ पे जो होगा तुम्हारा रस्टिंग पड़ना स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो होगा तुम्हारा रस्टिंग पड़ना स्टार्ट होगा। ठीक, क्लियर। और ये वाला इलाका फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा कैथोड वाला इलाका, यानी ये जो रिएक्शन घट रहा है, ये कहाँ घट रहा है, ये रिएक्शन घट रहा है तुम्हारा कैथोड में। क्लियर। यानी इनिशियल जब यहाँ पे डिकम्पोजिशन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आके एक्सेप्ट होगा ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जंग पड़ना स्टार्ट होगा। अभी भी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी थर्ड स्टेप में स्टार्ट होगा, लेकिन यहीं पे जो होगा तुम्हारा कैथोड वाला इलाका बनेगा, यानी यहाँ पे होगा एनोड और यहाँ होगा कैथोड। यानी देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया जैसे ही एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक, यानी ये भी एक सेल के रूप में काम करेगा। ठीक, एक एनोड और एक कैथोड के रूप में। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ में हमने देखा आयरन 2 आयंस निकले और स्टेज 2 में हमने देखा हाइड्रोक्साइड आयन निकले। स्टेज 3 में यही आयरन 2 आयंस यानी Fe2+ और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों स्टेज 2 में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों स्टेज 2 में रिएक्ट करेंगे। अब ये Fe2+ किस स्टेट में है, क्योंकि वाटर में है, यानी ये एक्वा स्टेट में। ठीक, Fe2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनेंगे, FeOH2, यानी आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। अब ये जो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड होगा, ये है यहाँ पे अभी जंग बनना स्टार्ट हुआ है, यानी यहाँ पे जो अब ये जो यही तुम्हारा जंग नहीं है, देखो Fe आयरन 2 हाइड्रोक्साइड ही, तुम जंग नहीं बोलोगे इसको, यहाँ पे ये जंग पड़ना स्टार्ट हुआ, यानी अभी इसका कलर होगा, ये जो जंग पड़ना स्टार्ट हुआ इसका कलर अभी थोड़ा ग्रीनिश टाइप का होगा, हल्का ग्रीनिश टाइप का होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, यानी स्टेज 3 में हमने देखा कि Fe2 आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन ये मिलके बना रहे हैं आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं हम लोग स्टेज 4 में क्या होगा, ध्यान से देखो। स्टेज 4, इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये जो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड है, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड ये दोबारा रिएक्ट करेगा, देखो किसके साथ, FeOH2। आयरन 2 हाइड्रोक्साइड या आयरन 2 हाइड्रोक्साइड अब दोबारा से ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी दोबारा से ऑक्सीकृत होगा। जब भी ऑक्सीकृत होगा तब ऑक्सीजन आता है और वाटर आएगा, यानी ये आयरन 2 हाइड्रोक्साइड जो है ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर, इसके अंदर जो वाटर है, वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, ये बनेगा आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना देगा, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। और इसे अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 2। ये क्या बना, ये बना आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 क्यों, ये यहाँ देखो सब्सक्रिप्ट से है, चार्ज इसका था 3, वही है आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, यानी आयरन 2 हाइड्रोक्साइड
oxidized to iron 3 hydroxide. Iron 2 hydroxide is iron 2 hydroxide is oxidized. ये जो iron 2 hydroxide था ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बन गया है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड. क्लियर, ये हो गया स्टेज 4. ठीक, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड. ये जो स्टेज है स्टेज 4 में, यहाँ जो ग्रीनिश कलर था अब ये हो गया क्या, हल्का ग्रीनिश कलर था, अब ये होने लगा है रेडिश ब्राउन कलर. ये जो रस्ट का जो एक्चुअल करंट क्या होता है, रस्ट का जो कलर होता है वो हमें मालूम है क्या होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है हमारा रस्ट. क्लियर, तो अभी जो ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पे जो रस्ट बनेगा ये लाइट ग्रीन कलर से बन जाएगा अभी रेडिश ब्राउन कलर का, यानी रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है जब आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बना. देखो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड ये तुम्हारा स्टेप नहीं था, ये जंग लगने वाला स्टेप नहीं था. जंग कब लगा, जब आयरन 2 हाइड्रोक्साइड ऑक्सीकृत हुआ यानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में बना है आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, तब जाके रस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. ठीक, लास्ट स्टेप में आते हैं, स्टेज 5. स्टेज 5 में क्या होगा, ये जो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है यानी FeOH3 यही असल में डिकम्पोज होगा. ये जो बना ये क्या, सॉलिड स्टेट में. ये किस स्टेट में, सॉलिड. आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है सॉलिड स्टेट में और ये बनेगा आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये भी है सॉलिड स्टेट में ही है. ये जो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है अब ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा. अभी डिकम्पोज होके ही यही बनेगा असल में Fe2O3.XH2O. ये बन गया तुम्हारा रस्ट. यही असल में तुम्हारा रस्ट. क्लियर, FeOH3 ये डिकम्पोज हुआ है यानी विघटित हुआ है और डिकम्पोज होकर बन गया Fe2O3.XH2O. डिकम्पोज होकर बना है Fe2O3.XH2O. तो ये 5 स्टेप हमने देखे. अब रस्ट तो हमने जान लिया कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, उसका कलर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से रस्ट हो रहा है. ठीक, रस्ट होने से बचाएं कैसे, यानी जंग लगने से कैसे बचाएं, तो ये तो तुम्हें मालूम ही है. जंग लगने का से बचने का उपाय क्या है, पेंट कर दो. पेंट करके, ठीक, या गैल्वेनाइजेशन यानी आयरन के ऊपर एक और धातु का लेप लगा दो. जिंक का लेप लगा देंगे या टीन का लेप लगा देंगे, उसे हम क्या कहते थे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे. ठीक, तो आयरन हमारा बच जाएगा जंग से. गोल तार लगा सकते हैं, वार्निश लगा सकते हैं. तो इन सब उपायों के जरिए हम आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं. यानी असल में हमें करना क्या है, ताकि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में ना आए, इसके ऊपर हमें वैसा लेप लगाना होगा. क्लियर, तो इससे हमारे आयरन के ऊपर जंग या रस्ट नहीं लगेगा. ठीक है, क्या सिर्फ लोहे के ऊपर ही जंग लगता है, मेटल करोशन में हमने जाना था कि सिर्फ लोहे के ऊपर नहीं दूसरे धातु में लगता है. तो उन दूसरे धातु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में. तो अभी तक हमने देखा रस्ट किसके ऊपर लगता है, आयरन के ऊपर. और ये हमने क्या देखा, आयरन का सूत्र, इसका रस्ट का सूत्र क्या था, Fe2O3.XH2O. और इसका कलर क्या था, इसका कलर था रेडिश ब्राउन. ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर. कॉपर के ऊपर कभी जंग लगते हुए देखा है, कॉपर के ऊपर हम जंग तो नहीं कहेंगे, कॉपर का क्षय होते हुए देखा है, जरूर देखा होगा. कॉपर धातु या उसके मिक्स्ड धातुओं से बने जो धातु है, जिस तरह से कांसा हुआ, पीतल हुआ यानी ब्रॉन्ज एंड ब्रास जो है, इसके ऊपर तुमने देखोगे अगर बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक हरे रंग का परत जम जाता है, एक ग्रीनिश कलर का एक लेयर जम जाता है. और वही है असल में तुम्हारा कॉपर का क्षय होना, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक कॉपर सल्फेट. उसी को हम लोग कहते हैं बेसिक कॉपर सल्फेट कहते हैं. इसका सूत्र है CuSO4.Cu
CuOH होल 2, CuOH होल 2। तो ये है तुम्हारा बेसिक कॉपर सल्फेट का सूत्र। ये परीक्षा में आता है कि कॉपर के ऊपर जो क्षय होता है उसका सूत्र क्या है, तो वो है CuSO4 डॉट 2CuOH होल 2। ठीक, बेसिक कॉपर सल्फेट। और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये हमने जाना कॉपर के ऊपर। सिल्वर, चांदी, चांदी का शहर तो देखा है। अगर तुम में से किसी ने चांदी का चेन गले में पहना है तो ख्याल से ध्यान से देखो कि वो चेन थोड़ा काला काला होगी। ठीक, सिल्वर, Ag, इसका जो क्षय होता है वो असल में क्या बनता है, उसका सल्फाइड बनाता है Ag2S। ठीक, सिल्वर का सल्फाइड उत्पन्न होता है और यही असल में है सिल्वर का क्षय होना, या सिल्वर का बोला जाए तो सिल्वर का जंग, रस्ट या कोरोड। ठीक, और इसका कलर होता है ब्लैक कलर का, ये होता है ब्लैक कलर का या काले कलर का। ठीक, उसी तरह से एल्युमिनियम का होता है, उसी तरह से जिंक का भी होता है। तो ये कुछ नाम हमने जाने जो हमारे परीक्षा में अक्सर आते हैं। ठीक, अब एल्युमिनियम, जैसे कि मैंने कहा एल्युमिनियम का होता है, जिंक का होता है। अब एल्युमिनियम क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि मान लो कोई भी एल्युमिनियम का खिलौना तुम्हारे घर में, तुम बचपन में उसके साथ खेलते थे, एल्युमिनियम का बना हुआ, हालांकि आजकल मिलता नहीं, पुराने ज़माने में बहुत मिलता था। कोई भी एल्युमिनियम का खिलौना अगर हम सालों साल इस्तेमाल न करें, और ठीक उसी तरह से हमारे पास मान लो एक लोहे का खिलौना भी है, उसी आकार का उसी शेप का एक लोहे का खिलौना भी है। ठीक, दोनों को अगर हम सालों साल इस्तेमाल ना करें और दोनों को बाहर फेंक के रख दें तो किसमें ज़्यादा जंग लगेगा? तुम देखोगे कि लोहे के खिलौने में जंग जो होगा बहुत ज़्यादा लगेगा एल्युमिनियम के खिलौने की तुलना में। हालांकि एल्युमिनियम भी तो धातु ही है, इसका भी तो क्षय हो रहा है, तो फिर ये उतना खराब नहीं हो रहा है जितना कि ये हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एल्युमिनियम जो धातु होगा उसका जब क्षय होता है, ठीक, यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड जब बनता है तो उसके ऊपर ये ऑक्साइड यानी वो जो क्षय जो हुआ, जो करोड़ हुआ, उसका एक लेयर लगता है, एक लेयर पड़ जाएगा। और वो लेयर जो होता है एल्युमिनियम की सतह से बहुत टाइटली बॉन्ड होता है, मतलब बहुत टाइटली जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ रहता है। ठीक, और ये सतह एक बार ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाने के बाद क्या होता है, ये दोबारा बाहर के मॉइस्चर का, ऑक्सीजन का संपर्क अंदर का जो एल्युमिनियम है उसके साथ होने नहीं देता है, क्योंकि उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, इसका लेयर जो है इसके ऊपर बना हुआ है, और ये एल्युमिनियम के साथ बाहर के ऑक्सीजन का, वाटर का संपर्क होने नहीं देता। इसीलिए एक बार जब इसके ऊपर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, ये और इसका क्षय नहीं होता, इसलिए ये सालों साल बचा रहता है। लेकिन लोहे का क्या है, लोहे के केस में क्या हुआ, ये जो एक बार जब इसमें ऑक्सीजन वाटर का संपर्क जब बना और इसके ऊपर जब जंग लगा, यानी Fe2O3.XH2O, ये जो जंग, जो इसके ऊपर जो जंग लगा, ये काफी पपड़ी नुमा होता है। पपड़ी नुमा यानी एक आसानी से ये जंग हट जाता है, आसानी से जंग हट जाता है। और जहां जहां से जंग हट गया वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और वाटर का दोबारा संपर्क हुआ और वहां पे दोबारा जंग लग गया, तो इसीलिए इसका क्षय बहुत ज्यादा होता है। ठीक, क्लियर? तो एल्युमिनियम का क्षय कम होने के पीछे क्या कारण है, समझ गए? तो क्या एल्युमिनियम का क्षय एकदम ही नहीं होता है, जैसे कि हमने जाना एकदम होता है। ठीक, तो एल्युमिनियम का क्षय भी होता है, और कोई भी, चाहे वो किसी भी मेटल का हो, क्षय की मात्रा यानी करोशन की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटीज और ज़्यादा हो। ठीक, यानी मान लो यहाँ पे जो पानी, जो हमने उस उदाहरण देखा था, वहाँ पे अगर मान लो जो पानी का ड्रॉप जो था, उस पानी के ड्रॉप में अगर वो पानी का ड्रॉप अगर सॉल्टी होता यानी नमकीन होता, यानी उसमें क्या होता है, क्लोरीन के आयन होते, क्लोरीन के आयन होते, सोडियम के आयन होते। ये नमकीन पानी यानी सॉल्टी पानी, ये क्लोरीन के आयन जो है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हमने देखा था Fe2+ जो Fe जो है Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था, और वो इलेक्ट्रॉन फिर जब कैनोड से होते हुए कैथोड में जा रहा था,
ये सॉल्ट की इस वाटर की सॉल्टीनेस जो है यानी क्लोरीन माइनस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को और फास्ट कर देती है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को और फास्ट कर देने के कारण क्या होगा, ये प्रोसेस जो है यानी इम्प्योरिटी होने के कारण ये रस्टिंग और ज़्यादा तीव्र गति से होगी। इसीलिए समुद्री किनारे में, समुद्रों में जो भी जहाज जाते हैं, समुद्रों में जो भी जहाज जाते हैं उसके ऊपर हमें अच्छे से पेंट करना पड़ता है, काफ़ी 3-4 परत लगानी पड़ती है, क्योंकि समुद्रों के जहाज में अगर हम पेंट न लगाए और वो एक बार क्षय होना स्टार्ट हो, क्योंकि समुद्री पानी नमकीन है, नमकीन पानी होने के कारण उसका क्षय बहुत तीव्र होगा, समुद्री जहाज का क्षय बहुत तीव्र होगा तो जहाज खराब हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी हमने जान लिया कि पानी में इम्प्योरिटी अगर होगी, वाटर में अगर इम्प्योरिटी होगी तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तीव्र गति से होगा। समझ गए? अब एल्युमिनियम, जैसे कि हम देख रहे हैं एल्युमिनियम, इसके साथ अब देखो एल्युमिनियम के साथ अगर हम एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH। एसिटिक एसिड का रिएक्शन करें। अब रिएक्शन क्यों करें? एल्युमिनियम और एसिडिक एसिड मिलता है विनीगर में। तुम लोग बाहर जाते हो, एग रोल खाते हो, चाउमीन खाते हो, फ्राइड राइस खाते हो, बहुत कुछ खाते हो और फिर उसे पैक करके ले भी आते हो। अब पैक करते समय बहुत जगह देखा होगा वो एल्युमिनियम का, आजकल एल्युमिनियम के फॉइल में पैक करके दे रहे हैं। तो एल्युमिनियम के फॉइल में अगर तुमने ऐसा कुछ खाना पैक किया है जिसमें विनीगर डाला है, और आजकल बाहर के जो भी फास्ट फूड है उसमें विनीगर तो डलता ही है। एल्युमिनियम और विनीगर के साथ जब भी एल्युमिनियम का रिएक्शन होता है तब क्या होता है, तब क्या उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होगा AlCH2CH3COO। जब भी एल्युमिनियम के साथ विनीगर या एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा तब क्या उत्पन्न होगा, एल्युमिनियम एसीटेट AlCH3COO3। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है इसलिए वो सब्सक्रिप्ट यहाँ पे गया। ठीक, तो AlCH3COO3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी कोई भी खाना अगर तुम एल्युमिनियम के फॉइल में पैक करके ला रहे हो और जिसके अंदर विनीगर है, तो विनीगर के साथ एल्युमिनियम तुरंत रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एल्युमिनियम एसीटेट बना रहा है। और ये एल्युमिनियम एसीटेट जो है वो सॉल्युबल है, वो घुलनशील है, यानी वो खाने में आसानी से घुल जाएगा और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, पॉइजन का काम करता है। तो हम जो भी खाना घर में बाहर से बना के तो ला रहे हैं जिसमें विनीगर है और एल्युमिनियम के फॉइल में पैक करके ला रहे हैं, वो घर में खा रहे हैं, लेकिन हमें क्या हो रहा है, मेटल पॉइजनिंग, इसे कहते हैं धातु से विषक्रिया, यानी धातु की विषक्रिया जो है मेटल पॉइजनिंग हो रही है, हमारा स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो सकता है। सेम प्रक्रिया जिंक के साथ भी होती है, CH3COOH, इसके साथ भी क्या होगा, जिंक CH3COO2 प्लस H2, ये भी जिंक एसिटेट बना रहा है, ये भी जिंक एसिटेट बना रहा है और ये भी घुलनशील है, ये भी अत्यंत हानिकारक है। क्लियर? इन दोनों को अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ होगा 3, और जिंक को बैलेंस करेंगे तो ये जिंक है, यहाँ पे 2 आएगा, ये तुम्हारा बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हुआ? ठीक, तो एल्युमिनियम और जिंक इन दोनों का रिएक्शन हम एसिडिक एसिड से करेंगे तो एल्युमिनियम एसिडेट और जिंक एसिडेट बनेंगे, जो दोनों ही सॉल्युबल है और ये हमारे फूड पॉइजनिंग यानी मेटल पॉइजनिंग करा सकते हैं। ठीक उसी कारण से हम कॉपर के साथ हम कभी भी नींबू का पानी यानी साइट्रिक एसिड, नींबू के रस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, यानी कॉपर के साथ हम कभी भी साइट्रिक एसिड नहीं मिलाएंगे। C6H8O7 कॉपर के साथ, ये C6H8O7 का, यह है तुम्हारा साइट्रिक अम्ल। कॉपर के साथ कभी भी साइट्रिक अम्ल नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो क्या बनेगा, C6H5O7 प्लस H2। ठीक है, और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, 3, 2। कॉपर के साथ भी जब हम साइट्रिक एसिड मिलाते हैं यानी नींबू का, यानी कोई भी खट्टी चीज जब मिलाते हैं तब क्या बनता है, वो भी सॉल्युबल होता है और ये भी हमें हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्लियर? ये भी हमारा जो है शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है, पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसीलिए हम जब भी खाना बना रहे हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कौन से धातु का है और उसके साथ किसकी रिएक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होने की संभावना है। तो उम्मीद है रस्टिंग तुम लोग समझ गए, कौन
रस्टिंग का प्रोसेस समझ गए, किस किस से फूड पॉइजनिंग या मेटल पॉइजनिंग होती है ये भी समझ गए, उसका फॉर्मूला भी समझ गए। ये परीक्षा में 1 नंबर में कभी कभी आता है।